₹2,500 साल पहले भारत की भूमि ने यह संदेश पूरे विश्व को दिया था। आइए इस संदेश को याद कर इस G20 समिट का हम आरंभ करें। 21वीं सदी का यह समय पूरी दुनिया को नई दिशा दिखाने वाला और नई दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण समय है। ये वो समय है जब बरसों पुरानी चुनौतियां हमसे नए समाधान मांग रही हैं और इसलिए हमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच के साथ अपने हर दायित्व को निभाते हुए ही आगे बढ़ना है। G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को दरअसल भारत ने डिजिटल इंडिया के जरिए ये समझाने की, ये बताने की कोशिश की है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए आम आदमी के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। G20 के शिखर सम्मेलन में डिजिटल इंडिया की जो यात्रा रही है वो कैसी रही और जो मेहमान आए उन्होंने किस तरह से उसको पसंद किया, डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी को, क्या रंग हैं इसमें, कितने रंग हैं, खुद इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस समय डिजिटल इंडिया के CEO अभिषेक सिंह जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, शिखर सम्मेलन G20 जहाँ पर आर्थिक मुद्दों को लेकर चिंतन होता है, मंथन होता है, और ऐसे में भारत की डिजिटल इंडिया की जो यात्रा है उसमें कितने रंग और इन रंगों को कैसे पसंद किया विदेशी मेहमानों ने? देखिए, जैसे आप जानते हैं पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के जो प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए हैं, जैसे आधार किया है, UPI डिजिटल पेमेंट्स किया है, डिजी लॉकर किया है, ई-संजीवनी, दीक्षा, भाषिनी, तो ये सारे प्रोजेक्ट भारत को एक ऐसी पोजीशन दे दी है जिसमें पूरा विश्व भारत की तरफ ये देखता है कि आपने ये कैसे कर दिया, हम इससे कुछ सीख सकते हैं। तो ये एक मुद्दा G20 की बैठकों में बड़ा इंपॉर्टेंट रूप से डिस्कस हुआ और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसको बोला गया, जिसको हम इंडिया स्टैक के नाम से और अपने प्रोजेक्ट के नाम जानते हैं, इसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और पूरे दुनिया के देशों ने हमसे ये पूछा कि क्या आप इसको एक ग्लोबल DPI रिपोजिटरी, ग्लोबल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी बनाने में मदद करेंगे, और करेंगे तो इसको बना करके पूरे विश्व को देंगे, जिससे कि कोई और देश अगर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहता हो, अपने यहाँ UPI टाइप का सिस्टम बनाना चाहता हो, या डिजी लॉकर या टेलीमेडिसिन, ई-संजीवनी, या बच्चों के पढ़ाने के लिए दीक्षा चाहता हो, तो हम मदद करेंगे या नहीं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से कहा है कि भारत की जो डिजिटल क्रांति है इसको हम पूरे विश्व को उपलब्ध कराएंगे। तो उसी क्रम में जब पूरा विश्व भारत आ रहा था G20 के शिखर सम्मेलन के लिए, तो हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा एग्जीबिशन लगाएं जिसमें ये सारे जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो दुनिया भर के पत्रकार आ रहे हैं, दुनिया भर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, उनको एक इमर्सिव एक्सपीरियंस दिया जाए कि वो आके स्वयं देख लें कि हम कैसे QR कोड करके ₹1 का भी ट्रांसफ़र कर पाते हैं, कैसे हम विभिन्न भाषाओं में बात कर पाते हैं। और भाषिनी प्रोजेक्ट में तो न सिर्फ भारतीय भाषाएं जो हम करते हैं, बल्कि इस बार G20 की सारी भाषाओं को सम्मिलित कर लिया गया। तो जापानी लोग हिंदी में बात कर पाए, मतलब हिंदी भाषी लोगों से संवाद कर पाए, अपने प्रश्नों का उत्तर समझ पाए। और हमने एक ये डिजिटल एक्सपीरियंस जर्नी का एक बड़ा अनूठा प्रयोग किया, जिसमें जैसे मिशन लाइफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप कैसे आप हेल्दी क्लाइमेट फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करिए, बिहेवियरल चेंज लाइए, तो वैसे आप साइकिल चलाते हुए डिजिटल इंडिया की पूरी जर्नी देख सकते हैं। और हर मुकाम पे आपको बताया जाता है कि ये आधार क्या है, GSTN क्या है, कॉमन सर्विस सेंटर्स क्या है, MyGov क्या है, तो सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी लोगों को बड़े सरल तरीके से मिल जाती है। अभिषेक जी, आपने कहा जो शिखर सम्मेलन G20 का दिल्ली में हुआ, इसमें खासतौर से डिजिटल इंडिया के जो अलग अलग आयाम हैं, जो उपलब्धियाँ हैं, उन पर खासतौर पर चर्चा हुई। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे देश जिन्होंने खास करके रुचि दिखाई हो, डिजिटल इंडिया को लेकर जानने की कोशिश की हो, समझने की कोशिश की हो? ये बहुत सारे देश हैं। डिजिटल G20 की जो मीटिंग्स का क्रम हुआ है, इसी दौरान 6 देशों ने
आर्मीनिया है, सुरीनाम है, सीरिया लियोन है, एंटीगुआ बारबाडोस है, ट्रिनिडाद टोबैगो है, पापुआ न्यू गिनी है। इन सब देशों ने हमारे साथ MOU करार पे हस्ताक्षर किए हैं और हमसे ये जानना चाहते हैं कि कैसे उनके देश में भी इस तरह की प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुणे में जब हमारी इसी तरह की प्रदर्शनी लगी थी जिसमें हम लोगों को दर्शा रहे थे ये प्रोजेक्ट्स कैसे काम करते हैं, तो वहाँ पे एक हमारे पास सूरीनाम की जो डिजिटल मंत्री हैं वो आई हुई थी और किसी कारणवश उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई और वो बोले हम सेशन में नहीं आ पाएंगी। तो हमने उनको कहा कि हमने ई-संजीवनी का स्टॉल लगा रखा है, वहाँ पर जाकर के क्या आप किसी डॉक्टर से टेलीमेडिसिन से परामर्श करना चाहेंगी। तो फिर वो आई हमारे स्टॉल पे, उनका एक डॉक्टर से लाइव संपर्क हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और डॉक्टर साहब ने उनको ई-प्रिस्क्रिप्शन पर्ची दी, दवाइयाँ मंगाई गई और उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गई। उसका प्रभाव ये हुआ कि न सिर्फ उन्होंने हमारी बैठकों में इच्छा पार्टिसिपेट किया बल्कि उन्होंने कहा कि मैं तो भारत के साथ MOU करना चाहती हूँ और उसी दिन शाम को MOU साइन हो गया। तो वो दिखाता है कि डिजिटल की कितनी ताकत है कि हम विभिन्न देशों को न सिर्फ अपनी सॉल्यूशंस दे रहे हैं बट हमारे संबंध भी अच्छे हो रहे हैं। और जो लो एंड मीडियम इनकम कंट्रीज़ हैं वो भारत की तरफ बड़ी उम्मीद से देखती है कि कैसे भारत अपनी जो क्षमता है, भारत की अपनी जो कैपेबिलिटी है, भारत पूरे विश्व में जाना जाता है एक IT सुपर पावर के रूप में, एक ऐसा देश जहां के लोग दुनिया भर की IT कंपनीज़ को लीड कर रहे हैं। ये कैसे हम पब्लिक सर्विसेज के लिए भी IT की जो सेवाएं हैं जो भारत में चल रही हैं और देशों को भी देने में सफल हो पाएंगे। जाहिर सी बात है इस G20 के शिखर सम्मेलन में डिजिटल इंडिया की तमाम उपलब्धियों को G20 के सदस्य देशों ने खासा पसंद किया है। अभिषेक जी, आपने संसद TV से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome, Mr. Krishnan, and I want to, how do you see the Delhi Declaration of G20? The Delhi Declaration is in and of itself a success. We came here a couple of days ago not knowing if there would be a communique, and there is a communique, there is this declaration, and that is something to be celebrated. It talks about a lot of issues in a lot of ways. The language isn't as robust as maybe a lot of the people were hoping that it would be, but nonetheless, there is a declaration. And how do you see the inclusion of African Union in G20? The inclusion of the African Union in the G20, I think, will be remembered as the signature achievement of Prime Minister Modi and the Indian government here this weekend. It is something that has been a long time coming. And look, the G20 is kind of like a marching band. You need lots of different people doing lots of different things, playing different instruments, everything from a tuba to a trombone in order to make this thing work. And the inclusion of the African Union allows for a far more robust orchestra to be playing. Mr. Modi said, we work together for humanity. What do you say? Well, this is certainly one of the principal aims of the G20 and almost all big global multilateral groups like this. Ultimately, we get caught up in politics and geopolitics and divisions, but fundamentally, this is about the future of humanity. This is about the future that we share as a planet. And so I certainly agree with Prime Minister Modi, and I think that everybody around the table also agrees on what the purpose, ultimately, of a summit like this is. Thank you so much. Thank you. Thank you. G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, अगर G20 की सफलता की बात की जाए, दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है और भारत ने एक सहमति के साथ सारे देशों को तय करके, क्या संदेश है, क्या मायने हैं इस G20 जो दिल्ली में हुई? तो आपने देखा कल G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन कंसेंसस से अडॉप्ट हुआ और सभी G20 मेंबर्स जितने भी लीडर्स हैं उनकी मतलब सहयोग और समर्थन से ही हुआ ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है क्योंकि भारत के अध्यक्षता में ये डिक्लेरेशन एक तो आप कह सकते हैं कि ऐसे मल्टीलैटरल प्रोसेस में डिक्लेरेशन काफ़ी देर से होता है, मतलब फाइनल डे के लास्ट मिनट पे होता है क्योंकि नेगोशिएशन चलते रहते हैं। सेकंड, आज के विवाद के समय पर ऐसे डिक्लेरेशन अटेन करना मतलब बहुत ही मुश्किल है। पर पहला दिन में आपने देखा कि प्रधानमंत्री साहब ने अनाउंस कर दिया था कि आपस में हमारे G20 के मेंबर्स सदस्यों के आपस में सहमति हो गई है और एक न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन का अडॉप्शन भी हो गया। तो ये सभी के लिए काफ़ी मतलब एक सरप्राइज़ का फैक्टर था कि ऐसा महत्वपूर्ण डिक्लेरेशन जिसमें इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं, इतने सारे
ग्लोबल चैलेंजेस के जो चुनौतियां हैं ग्लोबल लेवल पे, इनके मतलब सॉल्यूशंस भी हैं इसमें। तो पहला दिन में सबके मतलब सबका समर्थन लेके ऐसा डिक्लेरेशन अचीव करना काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अचीवमेंट है। जी, अफ्रीकन यूनियन का मुद्दा एक बहुत बड़ा हुआ जो भारत की पहल पर सहमति बनी, G20 में शामिल किया गया। इस पहल को आप कैसे देखते हैं और भारत की भूमिका इस संदर्भ में कैसे देख रहे हैं आप? तो हम तो कह रहे हैं कि हमारे जो रिश्ते हैं अफ्रीका के साथ वो तो सैकड़ों साल पुराने हैं, और हाल में इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुई थी 2015 में, और आज के जो रिश्ते हैं अफ्रीका से वो हमारे मतलब क्लोज फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन के एक सिंबल है। और हमारा पोजीशन यही रहा कि आज के जो इंटरनेशनल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे UN है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, इनमें 21st सेंचुरीज़ की जो रियलिटीज़ हैं, आज के जो रियलिटीज़ हैं वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए इनके जो रिप्रेजेंटेशन में, इनके सदस्यों में। तो जब हमने अफ्रीकन यूनियन को प्रपोज किया कि अफ्रीकन यूनियन एक G20 के परमानेंट सदस्य बनना चाहिए, तो हमारा पोजीशन यही पोजीशन का मतलब कंटिन्यूएशन है। और हम आज कह सकते हैं कि हमारा जो कमिटमेंट था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, और अफ्रीकन यूनियन को आज G20 के परमानेंट सदस्य बनाया गया है भारत की अध्यक्षता में। तो ये हमारे लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कह सकते हैं, सफलता कह सकते हैं। सर, एक आखिरी सवाल और, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं भारतीयता का संदेश दिया, भारतीय संस्कृति का संदेश दिया, इस G20 के जरिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का संदेश दिया गया, भारत लोकतंत्र की जननी है, ये संदेश भी गया पूरी दुनिया में। इन पहलुओं को आप कैसे देखते हैं? शुरू से ही ये प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था कि भारत का विभिन्नता और सांस्कृतिक विभिन्नता और विरासत, हमारे जो टूरिज़्म पोटेंशियल है वो दुनिया को दिखाया जाए G20 के माध्यम के थ्रू। और 220 मीटिंग जो हमने किए हैं हमारे देश के 60 शहरों में, इसमें 330 कल्चरल इवेंट्स हुए हैं, 18,000 हमारे कलाकार इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन किया है इन्होंने। और आज अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी का शोकेस इस समिट में एक इतनी अच्छी तरह प्रदर्शन हुई है। आप RBI के इनोवेशन हब देखें तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, आप डिजिटल इंडिया के एक्सपीरियंस जोन पे जाएं तो आप इंडिया स्टैक जितने भी जनधन, आधार, UPI, ई-संजीवनी, सभी हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रदर्शन है। हमारे मोबाइल वॉलेट का भी एक प्रदर्शन है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को दिखाया गया है। तो हाई टेक्नोलॉजी कल्चर, ये हमारे शोकेस जो हैं भारत के, वो अच्छी तरह मतलब ये इस बहुत ही प्रभावी ग्रुप में प्रदर्शन किया, हमने ग्लोबल लेवल पर प्रदर्शन किया। हर्षवर्धन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हाल के कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह से फाइनेंशियल सेक्टर में इनोवेशन किए हैं उसे पूरी दुनिया ने पसंद किया है, और इसकी झलक G20 शिखर सम्मेलन में भी देखने को मिली। भारतीय रिजर्व बैंक की जो पवेलियन है इसमें खास तौर से जो हमारे डेलीगेट्स थे G20 देशों के, उन्होंने खास तौर पे रुचि दिखाई। अलग अलग जो इनोवेशन हुए हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने उसकी पहल की है। किस तरह से डिजिटल करेंसी की ओर देश बढ़ा है और कितनी तरक्की उन्नति की है, इसको भी समझने जानने की कोशिश जो G20 देशों के सदस्य देश थे उनके प्रतिनिधियों ने की। जैसा कि आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक फाइनेंशियल सेक्टर में कई इनोवेशंस कर रहा है। हाल फिलहाल में भी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की गई हैं। जैसे आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो से डिजिटल रुपी के माध्यम से जाना जाता है, जो आपकी फिजिकल करेंसी, फिजिकल कैश है, एक डिजिटल तरीके से जो आपके मोबाइल वॉलेट में उपलब्ध रहेगा वो। तो ऐसे बहुत ही कम देश हैं जिन्होंने इस पर अभी तक पायलट लॉन्च किया है। तो भारत उन चंद देशों में से एक देश है जिसने इस पर पायलट लॉन्च किया है। साथ ही साथ UPI पेमेंट, जो कि फास्ट पेमेंट सिस्टम है भारत का, जिसमें इंस्टेंट पैसा एक से दूसरे को पहुंच जाता है। तो विदेशियों के लिए कि वो भी UPI भारत में आकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने वो सुविधा भी प्रदान की है, तो वो भी काफ़ी पसंद की जा रही है। कई देशों में फास्ट पेमेंट सिस्टम्स नहीं हैं, तो वो चीज़ है। एक हमारे यहाँ पर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म हाल ही फिलहाल में गवर्नर ने अनाउंस किया था कि एक पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट, जिससे क्या होता है कि बैंक फार्मर्स को या डेयरी सर्विस प्रोवाइडर्स को, इनफैक्ट MSME लोन्स, होम लोन्स तक के लोन्स किस तरीके से डेटा यूज़ करके दे सकते हैं।
अब उसका इंटीग्रेशन करने के लिए बैंकों को एक सीमलेस प्लेटफॉर्म दिया गया है कि एक प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करिए और दूसरे डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स से इंटीग्रेट करते हैं। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी, इस तरीके के इनोवेशंस जो हम दर्शा रहे हैं, ये दूसरे देशों के लिए एक मिसाल साबित हो सकते हैं। वो भी इससे कुछ मतलब आगे आने वाले टाइम में अपने देशों में भी इस पे काम करने में आगे सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास कई देशों से लोग आए, ब्राज़ील से, मैक्सिको से, यूएई से लोग आए। यूएई से काफ़ी सीबीडीसी के ऊपर रुचि दिखाई गई। तो इस तरीके से कई देशों ने रुचि दिखाई है।